स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों, इससे पूर्व हमने आपको जीडीसी वैकेंसी, यूपीएससी वैकेंसी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी के संदर्भ में वार्ता करी थी। हमने बताया था आपको कि यथाशीघ्र आपको जीडीसी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, यूपीएससी की वैकेंसी में भी रीओपन हो या फिर उसी संदर्भ में कंटिन्यू को, जैसे ही राज्य शिक्षक सेवा चयन आयोग के जो मेंबर और अध्यक्ष नामित हो जाते हैं 17 जनवरी के बाद, तो हो सकता है आपको उसकी भी उससे संबंधित भी चीज़ें आपको नज़र आए। बहरहाल ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात लोक सेवा आयोग ने करी थी, उस संदर्भ में आप अग्रसर हो चुके होंगे और यथाशीघ्र यह परीक्षा की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पीसीएस के भी देखने को मिली है, बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी और यह तय है कि इस बार आपको किसी भी स्थिति में जीआईसी की वैकेंसी हो, जीडीसी की वैकेंसी हो, यूपीएससी की वैकेंसी का सामना करना ही होगा। तो अब आपकी जो तैयारी है वह रफ्तार पकड़ लेनी चाहिए और आपको पुरजोर तरीके से लग जाना चाहिए। उसी संदर्भ में आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं जीडीसी के संदर्भ में। इससे पूर्व भी हमने अपने चैनल में बहुत सारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं 2008 से 2022 के बीच में जितने भी जो भी प्रश्न पत्र मुझे मिल पाया, जिसको मैंने सिस्टमेटिकली आपके लिए एक जो उसका सिलेबस का मुख्य पार्ट है, जिससे 5 से 6 प्रश्न मिलते हैं हर एक परीक्षाओं में, जो जीएस का पार्ट होता है, जो 30 नंबर का आपका 30 क्वेश्चंस का आपका जो पार्ट है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, इस बार आपको जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन का सामना नहीं करना है, इस बार आपको रिटन एग्जामिनेशन का सामना करना है। और वह रिटन उस समय भी होता था, लेकिन सिर्फ उसमें क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका मार्क्स ही आपके सिलेक्शन के लिए एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। मात्र 25% इंटरव्यू है और 75% रिटन मार्क्स का वैल्यू है। पैटर्न बदल गया है, आप अवगत हो चुके होंगे। तो आइए, जनरल स्टडीज में जो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, और जो प्रश्न पत्र मुझे मिले हैं जिसको कि मैंने आपके लिए अरेंज किया है ईयर वाइज, आइए पैटर्नों से अवगत होते हैं और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। देखिए, पहले प्रश्न को यहाँ पर जो 2008 में आया था, अलीपुर बम धमाके में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। यहाँ पर देखिए, यह प्रश्नों के पैटर्न को समझना है। अलीपुर बम धमाका जो 1908 में हुआ था और यह जो एक मुजफ्फरपुर जो उत्तरी बिहार में है, उसके जो अलोकप्रिय ब्रिटिश जो जज थे किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर बम फेंका गया था और उसका मुकदमा लड़ा था किसने। यहाँ पर प्रश्न आपको बताना है, तो जो आंसर बताना है वह है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने यह मुकदमा लड़ा था उस समय जो अलीपुर बम कांड हुआ था। इससे आप अवगत हो चुके होंगे और इस तरह के पैटर्नों से आप अवगत होते हुए चलिए, जिससे कि भविष्य में जब भी आप तैयारी करेंगे आपको सुविधा मिलेगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर विद्रोह दिए होंगे। दोस्तों, आप एक बात अवश्य जान लें कि जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वह इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही आते हैं। हिस्ट्री से भी आते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, तो इसलिए इसकी तैयारी आपको पुरजोर तरीके से करनी होगी और हम तो आपके साथ हैं ही। देखिए, यहाँ पर विद्रोह की बात की गई, रिविलियन की बात करी गई है और खासी विद्रोह, और यहाँ पर कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 विद्रोह दिए हैं उसमें से 3 तो सुमेलित हैं, लेकिन जो एक है वह नहीं है और वही आपका आंसर है। तो खासी विद्रोह के बारे में भी जान लें कि यह खासी जो है गारो खासी जयंतिया, जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं और खासी वहीं के ट्राइब्स है, और यह विद्रोह हुआ था मेघालय में। सत्य है, यह 1830-1833 के बीच में इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। कभी कभी ऐसे ही पूछ जाता है कि खासी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो आप समझ सकते हैं कि यह वहाँ पे मेघालय से सही है और यह 1830-1833 के बीच में तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा, संताल विद्रोह, इसमें दे रहा है राजमहल पहाड़ियाँ बिहार। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब यह प्रश्न पत्र बना था 2008 की बात मैं कर रहा हूँ, उस जमाने में बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। 2011 में आपको पता है कि झारखंड बिहार से अलग हुआ था, लिहाजा उसके अकॉर्डिंगली यह भी सुमेलित है, यह विद्रोह भी सुमेलित है, क्योंकि उस समय बिहार जो है, झारखंड जो बिहार का पार्ट था, और 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था सिद्धू और कानू, 2 भाइयों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध में, और यह झारखंड में वर्तमान में है। तो आप इसके साथ मतलब जा सकते हैं। संताल विद्रोह बिहार, उस समय राजमहल पहाड़ियाँ, सही है। आगे बढ़ते हैं, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह भी छोटा नागपुर पठार में ही हुआ था, छोटा नागपुर जो कि झारखंड का पार्ट है आज के अकॉर्डिंगली, और यह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था 1899-1900 के बीच में। भील विद्रोह,
यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि भील विद्रोह जो है यहाँ पर उड़ीसा में दिखा रहा है, जबकि भील विद्रोह या तो महाराष्ट्र में हुआ था या फिर राजस्थान में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था तब जबकि मुगलों के समय में 1631 के 32 के आसपास में, और जो राजस्थान में हुआ था या 1818 में, यानी कि मुगल या राजस्थान जो भी आप कहेंगे, भील विद्रोह कभी भी उड़ीसा में नहीं हुआ है तो महाराष्ट्र में या फिर आपके राजस्थान में। लिहाजा आपका यह प्रश्न, आपका यहाँ पर यह जो कॉलम है यह गलत है और यह आपका आंसर सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा स्वाधीनता संग्राम में अच्छे शासन के लिए राम राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था। दोस्तों राम राज्य आज तो आप देख ही रहे, 22 जनवरी को जो आपका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, राम राज्य का ही माहौल है और बहुत अच्छी बात है। राम राज्य का मतलब गांधी जी ने इसका प्रयोग किया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए, महात्मा गांधी इसका सही जवाब है। और राम राज्य का मतलब होता है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, वैश्विक स्तर पर राम राज्य की मांग चाह थी गांधी जी की, जिसमें कि सभी को सर्व अधिकार मिले और एक आदर्श स्थापित राज्य हो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय में जहाँ जो आप 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं उसमें लॉर्ड कैनिंग इसका सही जवाब है। 1856 से लेकर के 1862 के बीच में लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। एक बात हम आपको और बता दें कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल की परंपरा समाप्त हो गई थी, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने जब अपने हाथों में सत्ता को ले ली तो उस समय वायसराय नामित कर दिया और भारत के पहले वायसराय के रूप में अगर बात करी जाएगी तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा। अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाएगी लास्ट की तो फिर लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा। आप इससे अवगत हो चुके होंगे। प्रश्नों के पैटर्न से आप अवगत होते हुए चलिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको आने वाले समय में मिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपसे कि इसका जो स्तर होता है यह लोक सेवा आयोग कराता है। आप गजटेड पद पर नामित होते हैं, आपका जो यह प्रवक्ता का पद, जो प्रोफेसर का पद है वह गजटेड हो जाता है, राजपत्रित हो जाता है। लिहाजा इसकी डेप्थ जो होती है वह थोड़ी सी गहरी होती है, इसलिए आपको बड़े ही सावधानीपूर्वक अपने अध्ययन को करना है और आगे बढ़ते जाना है, अपनी स्वर्णिम सफलता की राहें गढ़ना है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिल्पाकृति भवन नाम संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न बड़ा ही टफ था और बहुत ही खोजने के पश्चात भी, अध्ययन करने के पश्चात भी इसका बहुत सूटेबल आंसर मुझे तो नहीं मिला, या जो मिला मैंने यहाँ पर जो अपने अध्ययन के दौरान पाया बृहदेश्वर मंदिर से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शिल्प का प्रयोग उसको किया गया है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो यह हम इसी में जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका सूटेबल आंसर क्या है, बहुत सारे लोग आप लोग अपने ऑप्शनल के भी होते हैं तो आप उसको देखिएगा, मुझे भी अवगत कराइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बृहदेश्वर मंदिर इसका सही जवाब होना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कह रहा है सरदार भगत सिंह के संगठन का नाम क्या था। यहां पर यहां पर कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सरदार भगत सिंह, और ये ईयर 2008 में आया था। दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रारंभ से ही हम आपको ऑप्शन से नहीं पढ़ते हैं कि आपका समय बचे। यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, नौजवान भारत सभा, राष्ट्र सेवा दल, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी यह इसका सही जवाब है। प्रारंभ में हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था भगत सिंह ने, जिसे शहीद आजम भी कहते हैं, लेकिन बाद में 1828 में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था, HSRA। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न अब हम आ जाते हैं आपके पास, और यह है 2012 में पूछा गया प्रश्न है। और अब यहाँ पर आप देखते हैं कि 2012 में जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न के साथ साथ आप किसी पैटर्नों से अवगत हो लें कि कहाँ से प्रश्न, किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। जनरल स्टडीज की भूमिका क्या है, जनरल स्टडीज की भूमिका, क्योंकि जनरल स्टडीज आपके सभी के लिए समान होता है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हों, आर्ट्स स्ट्रीम के हों, कॉमर्स स्ट्रीम के हों। तो इसलिए आपको जनरल स्टडीज़ पर भी उतनी ही पकड़ बनाकर रखनी पड़ेगी जितनी आपको सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ है, क्योंकि सब्जेक्ट में तो आपको अपने ही लोगों से आपका सामना होना है और सारे लोग प्रवीण होते हैं, सारे लोग क्वालिफाइड हैं, सारे लोग नेट PhD हैं, सारे लोग जो भी JRF है, तो सारे लोग
डेप्थ ऑफ नॉलेज रखते हैं अपने सब्जेक्ट में, लेकिन जीएस में जैसे ही अंतर दृष्टिगत होता है आपके सिलेक्शन में भी अंतर दृष्टिगत होने लगता है और फाइनली सिलेक्शन में जो जीएस की भूमिका होती है वह सामने आ जाती है। देखिए इस प्रश्न को कि किसने अनुवाद किया था यूरोपीय भाषा में, तो सर्वप्रथम जो अनुवाद किया था वह विलियम जोन्स ने किया था। कालिदास की ग्रंथ 7 ग्रंथ हैं जिसमें कि आप जानते हैं कुमार संभव मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, बहुत सारी हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें जो ये किया था अंग्रेजों में सर्वप्रथम अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखें, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था। दोस्तों इससे पहले भी शिल्पाकृति जो प्रश्न आया था उसमें मैंने जिक्र किया था, बृहदेश्वर मंदिर का बड़ा ही उत्कृष्ट नमूना है। मैंने बताया था बहुत सारे शिल्पों का प्रयोग हुआ है, इसलिए मैंने शिल्पाकृति भवन के संदर्भ में उसकी बातें करी थी और उसमें थोड़ा मैं कन्फ्यूजन में भी था, आप भी देख लीजिएगा अपने स्तर पर। बहरहाल प्रश्नों के पैटर्नों से मैं अवगत कराते हुए आपको चल रहा हूं। यहां देखिए चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं, बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और इसका निर्माण जो है राजा राज प्रथम ने कराया था। तो आप बी के साथ जा सकते हैं और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, यह मुगल काल संबंधित है। तो आप देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि आपको साउथ इंडिया में भी आप देख लीजिए, आपको राजा राज प्रथम के पास भी ले जा रहे हैं या कालिदास के पास भी ले जा रहे हैं और यहाँ पर ये मुगल काल में भी जा रहे हैं, नेशनल मूवमेंट में भी आ रहे हैं। तो कितनी डेप्थ है आपके जनरल स्टडीज में, पार्टिकुलरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जहांगीर के समय को ही हम मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, जिससे कि स्थापत्य कला का जो युग माना जाता है वह शाहजहां का माना जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था। दोस्तों इसमें अबुल हसन को हम प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में मानते हैं। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहण का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुझको के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया है। तो आप इसके साथ जा सकते हैं अबुल हसन के साथ और यहाँ पर आपका यह सही आंसर भी होगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न एक बार पुनः नेशनल मूवमेंट से है और नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट एक ही सिलेबस का अंग है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं और यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, ये जो अधिवेशन हुए हैं यह इसका अध्यक्ष कौन था, इसमें कौन इसको मिलाना है आपको। तो आप यहाँ पर जब मिलाएंगे तो पाएंगे कि इसमें जो यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। 3 4 2 1 आप मिला लीजिएगा। हम आपको बता दें कि डॉक्टर AM अंसारी जो थे, MA अंसारी, या मद्रास जो अभी चेन्नई है उस समय अधिवेशन स्थल जो था उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन का आपको जानकारी होना चाहिए। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था और उस समय सुभाष चंद्र बोस बने थे। इसके बाद का जो अधिवेशन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब पढ़िएगा जब नेशनल मूवमेंट तो याद रखिएगा त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा कभी कभी पूछ देता हरिपुरा कहाँ किस राज्य में, तो गुजरात में है। और इसके बाद जो 1939 में हुआ था जो त्रिपुरी अधिवेशन, उसमें पहली बार आप इसको भी याद रखिएगा कि पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था और बाद में त्यागपत्र दे दिया, राजेंद्र प्रसाद बने थे अध्यक्ष के रूप में। तो ये बहुत सारी घटनाएं हुई थी। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पढ़िएगा तो इन पैटर्नों के हिसाब से अपनी तैयारी को करते रहिएगा। और हम अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखें 11वां प्रश्न है और इसमें कह रहा है कि एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे। दोस्तों इस प्रश्न को आप देखें, द ओनली इंडियन हु बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देखें इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सी राजगोपालाचारी, क्योंकि प्रथम गवर्नर जनरल जो थे जो भारत के वह तो लॉर्ड माउंटबेटन थे 1947-48 के बाद के समय। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जो प्रथम भारतीय थे वह सी राजगोपालाचारी थे। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा नीति से संबंधित था। दोस्तों रक्त और लोहा जो नीति से संबंधित था, अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा था आपसे कि कितनी डेप्थ है आपके हिस्ट्री की
और इस सिलेबस की अभी अभी आपने देखा कि हम चोल साम्राज्य में जा रहे हैं, राजा राज प्रथम में जा रहे हैं, कालिदास के पास जा रहे हैं, वहाँ से फिर हम अभी मुगल काल में गए, अभी हम सल्तनत काल में आ गए। और सल्तनत काल में यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है सल्तनत काल से पूछा गया है, और इसलिए लिहाजा आपकी जो पढ़ाई का पैटर्न होगा वह बड़ी गहराई के साथ होगा। कहीं एक पार्टिकुलर पार्ट में आप उलझ करके अपने को नहीं रख सकते, क्योंकि प्रश्न का इंपॉर्टेंस होता है। और अब तो और ही बढ़ गया है, क्योंकि अब स्क्रीनिंग नहीं है, आपकी पूरी सिलेक्शन आपके रिटन एग्जामिनेशन पर डिपेंडेंट है। तो बहरहाल आप इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है ब्लड एंड आयरन की, और रक्त और लोहा जो नीति है इसमें कौन विश्वास करता था। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है, और जिसे दास गुलाम वंश का जो प्रणेता भी कहा जाता है। बहरहाल यहाँ जो सही आंसर है वह है बलबन। बलबन जो गयासुद्दीन बलबन, जिसे रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था। आप इसके साथ जा सकते हैं, बलबन इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछ रहा है गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, अब आप एक बात और भी जान लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले थे वो अभी किसी प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक गुरु थे, और वो थे महात्मा गांधी के। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है गोखले के राजनीतिक गुरु, तो एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जो थे वह एक नरमपंथी नेता थे, और वह जो है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 में सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। आप इससे अवगत होंगे। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखें, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है। दोस्तों प्रश्नों को देखें, प्रश्नों के स्तर को देखें, और अपनी तैयारी को उसी दिशा में आगे बढ़ाते रहें। तो यहाँ पर देखिए जो 4 आंदोलन दिए गए हैं, खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। दोस्तों इसमें मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था वही बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वह है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच में होने वाली जो सेवर्स की संधि थी, उसमें जो सुल्तान जो थे जो उसको के मुस्लिम धर्मगुरु जो खलीफा को पूरी संसार के मुस्लिम मानते थे, उसको लेकर के जो एक विवाद हुआ था, तो उस समय भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध इसको दिया गया है। आप जा सकते हैं खिलाफत आंदोलन के साथ, और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न के साथ। और अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और वह है जालियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं, क्योंकि जनरल डायर सारे लोग जानते हैं, लेकिन जनरल डायर, यहाँ पर 2 जनरल थे उस समय, एक जनरल ओ डायर थे, एक जनरल आर डायर थे। जनरल ओ डायर पूरे प्रशासनिक पंजाब के अधिकारी थे, जबकि जनरल आर डायर थे जिन्होंने गोलियाँ चलवाई थी। तो आप इसके साथ डायर के साथ जा सकते हैं, डायर इसका सही जवाब है। दोस्तों इसी तरह से बढ़ते हुए हम आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। एक बार पुनः मैं आपसे बताऊंगा कि किस तरह से प्रश्नों का लेवल बदल रहा है, किस तरह से इसकी स्तर बदल रहा है। इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा कानपुर के साथ आप जा सकते, पटना के साथ आप जा सकते हैं। पटना इसका सही जवाब हुआ, क्योंकि यह जो हुआ था आपको आंदोलन, यह हुआ था 1934 में पटना में पहली बार समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आप इसके साथ जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें कि पहला किला जो है निम्नलिखित में से कौन सा किला अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्मित किया था। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा जो किला निर्मित किया गया था वह चेन्नई में स्थित है सेंट जॉर्ज। पहला ए इसका सही जवाब होगा। और आप प्रश्नों के पैटर्नों को समझें, और यह हुआ था 1644 में, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सेंट जॉर्ज को स्थापित किया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, कह रहा है निम्न में से किस वैदिक देवता का उल्लेख बोगाजकोई लेख में सर्वप्रथम किया गया था। दोस्तों बोगाजकोई का जब भी नाम आता है आप अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रसार को देख सकते हैं, जो एशिया माइनर तुर्की में स्थित है। और यहाँ जो देवताओं का उल्लेख होता है उसमें जो इंद्र
के साथ आप जा सकते हैं। इंद्र इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से कौन तमिल परंपरा के अनुसार प्रथम संगम से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं तोल्काप्पियम, अक्तियम, शिल्पदिकारम और पदीतपत्तु। दोस्तों इसमें जो आप इन ग्रंथों को देख रहे हैं, इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा आपका अक्तियम। अक्तियम जो था वह प्रथम संगम से संबंधित था, जबकि आप पाएंगे कि जो तोल्काप्पियम है वह द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है, जबकि जो अगला आप देख रहे हैं पदीतपत्तु, यह भी जो है द्वितीय संगम से ही संबंधित है, जबकि जो शिल्पदिकारम आप देख रहे हैं यह एकमात्र ग्रंथ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है, जिसका अर्थ होता है नुपुर की कहानी। तो आप इस प्रश्न को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको आंसर क्लियर हो चुका होगा, आप पैटर्न से अवगत हो चुके होंगे। संगम काल से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और अगला प्रश्न आप देखें, यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन संतों के प्रारंभ को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए जो कूट सही उत्तर चुनिए, हर्ष, बाणभट्ट, शूद्रक और भोज। दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि इसमें 3, 2, 4 और 1, इसमें जो तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं शूद्रक सर्वप्रथम आते हैं। और इसके बाद आते हैं 3, 2, यानी कि बाणभट्ट को आप ले सकते हैं। बाणभट्ट की जो भी रचना है, हर्षचरित जो उनकी रचना है 7वीं सदी की है। शूद्रक जो है गुप्त काल के माने जाते हैं, जबकि भोज राजमार्तंड जिनकी रचना है और ये 8वीं सदी के हैं, जबकि हर्ष का जो समय माना गया है जो हर्ष कवि के रूप में 1075 ईस्वी में, यानी कि यह चौथा होगा। तो 3, 2, 4, 1 यानी कि बी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और हम आ जाएंगे आपका जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 जो है वह जो पेपर हुआ था 17 इसको कहते हैं 19 में जो संपन्न हुआ था, इसमें हम आएंगे और यहाँ से हम आपको ले चलेंगे प्रश्नों की तरफ। और देखिए इसमें लिखा हुआ है, प्राचीन समय में निम्नलिखित में से निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन है, अंगिरस, अत्रि, भृगु और पुलत्स्य, यानी कि प्रश्नों का लेवल आप देखिए, पैटर्न देखिए और आप अपनी तैयारी को उस दिशा में आगे बढ़ाइएगा। हम आपके साथ रहेंगे और हम सदैव सी, मैंने बताया था कि अब हमारी मुलाकात लगातार आपसे होगी। और जब इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र 30 प्रश्न होते हैं, लेकिन 30 प्रश्नों में कई विभाग बटे हुए हैं। इसमें हम आज बात कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ नेशनल मूवमेंट। तो उसमें आपको तैयारी को अपने उस हिसाब से देखना होगा। मैंने जो भी प्रश्न पत्र मुझे मिले मैं लेकर के आया हूँ, आप उस पैटर्नों से अवगत हो लें। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा भृगु ऋषि महान सप्त ऋषि समूह के सदस्य थे और इनके वंशज जमदाग्नि पुत्र परशुराम द्वारा समकालीन शासकों को पराजित करने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखें, द प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। हु आर द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट। और यह 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है और इसके जो लेखक थे वह थे लॉर्ड कर्जन। यह पुस्तक 1894 में प्रकाशित हुई थी और आप जानते हैं कि 1899 से लेकर के 1905 तक 11वें वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय रहे थे। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न के रूप में की तरफ और अगला प्रश्न आप देखें, यह बड़ा आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों में बाघ गुफाएं किस में स्थित है। तो यह बाघ की गुफाएं जैसा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के साथ आप जा सकते हैं। बाघ का गुफाओं का जो उल्लेख है वह नर्मदा नदी के नर्मदा घाटी में स्थित है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यह अजंता के समकालीन माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे और अगलावा प्रश्न जो आप देख रहे हैं यह 2022 में लेटेस्ट सबसे यही है और आप इसको देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित थे। दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं और स्वराज पार्टी में जब आएगा नाम तो वह आएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू जी का। CR दास और मोतीलाल नेहरू रिलेटेड थे किससे, तो स्वराज पार्टी से। देशबंधु जतिन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में यह एक राजनीतिक दल की बात की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी से जब इनका मनमुटाव हुआ था इन्होंने इसकी स्थापना करी थी चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और इसमें आप देखेंगे
ऑप्शन जो है तो राज पार्टी में 2 और 4 इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखें, बलवन यहाँ पर कह रहा है कि अभिकथन ए तथा दूसरे कारण आर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है अभिकथन ए में बलवंत तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, और दूसरा प्रश्न कह रहा आर में उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों यह दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें आप जा सकते हैं, ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि अभी आपने अब बलवन को देखा, रक्त और लौह की नीति इसने अपनाई थी, इससे पहले पूर्व प्रश्नों में देखा, यानी कि सल्तनत काल से भी प्रश्न आ रहे हैं और आपको अपनी तैयारी को उस दिशा में भी मोड़ना होगा। आप देख रहे हैं लगातार, कभी आपको जो है मुगल काल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कभी आपको गुप्त काल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कभी चोल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी आपको नेशनल मूवमेंट संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब अपनी तैयारी को आप उस दिशा में रखेंगे, पैटर्नों से आप अवगत हो रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? दोस्तों प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित हुआ, और इससे पूर्व भी हमने आपको बताया था कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कर्जन थे, लिहाजा लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सेट किया है आपके लिए 27, और यह 2022 में यह भी प्रश्न आया था, और इसमें आप देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 1028 संस्करण है। दूसरा कह रहा है ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। अब यह कह रहा है केवल एक सही है या केवल 2 सही है, या एक या दोनों सही हैं, या न तो एक सही है या नहीं तो 2 सही है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, इसका जो सही जवाब है वह इसमें जो आप देखेंगे सी सही है, क्योंकि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि इसमें 1028 थे और इसको अष्टक कहा जाता है। अष्टक क्रम या पुराना विभाजन क्रम है, और इसमें 8 भागों में बांटा गया है इस ग्रंथ को, ऋक संहिता को, और इसमें 1028 आपको मिलते हैं सूक्त, 10 मंडल मिलते हैं, और जो मंत्रों की संख्या बताई गई है वह 10,462 बताई गई है। इससे आप अवगत हो चुके होंगे, पैटर्नों से आप अवगत हो चुके होंगे। दोस्तों अब आपको ये अंतिम प्रश्न मिलेगा जो 2022 में आया था, और अभी तक 2008 से लेकर के 2022 तक जो भी प्रश्न मिले हमने आपको नेशनल मूवमेंट का अवगत करा दिया। यह इस प्रश्न को देखने के बाद मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मराठा चौथ और सर देशमुखी के रूप में कर वसूलते थे, और कह रहा है कि मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मराठों ने जो है सर देशमुखी और चौथ, इसमें आप देखेंगे केवल इसमें एक ही सही है, ए सही है, क्योंकि यह कर लगाते थे, क्योंकि चौथ और सर देशमुखी ऐसे कर थे जो केवल मराठा राज्यों में ही एकत्र किए जाते थे। चौथ एक कर था जो उन जमीनों पर लगाया जाता था जिन पर मराठा वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे, और सर देशमुखी भूमि राजस्व का एक रूप था जिसे मराठा आक्रमण से बचने के लिए भुगतान किया जाता था। तो आप एक के साथ जाते हैं, क्योंकि पानीपत का जो युद्ध है वह जो तृतीय युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था, और यह जो है अहमद शाह अब्दाली और उसके बीच हुआ था, मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। जबकि प्रथम युद्ध आप जानते हैं 1526 में हुआ, और 1576 में जो दूसरा युद्ध हुआ, तो इसलिए यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत है, और आप इसके साथ जा सकते हैं, इसके साथ ए के साथ, और इस तरह से आप दोस्तों यह प्रश्न पत्र की श्रृंखला समाप्त होती है। मैं दूसरे प्रश्न पत्रों के साथ यादाश्त आपसे मिलूंगा और पैटर्नों से अवगत कराऊंगा। जो दूसरा पार्ट होगा जीएस का, उससे हम मिलते हैं। धन्यवाद।